हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों। दोनों देशों के बीच संबंध है किस तरीके से मजबूत साझेदारी और साझा समृद्धि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध है लोकतांत्रिक मूल्यों, रणनीतिक विश्वास, आर्थिक सहयोग, लोगों के बीच जुड़ाव, इन सब क्षेत्रों पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम लोग इस क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि दोनों देशों के बीच संबंधों का क्या प्रारूप है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का प्रारूप। आज हम जिस रूप में चर्चा करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अभी जुलाई में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, तो यहां कॉन्टेक्स्ट हम बनाएंगे। फिर दोनों देशों के बीच संबंधों की भूमिका, फिर भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों का कूटनीतिक विकास, आज के परिप्रेक्ष्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया सामरिक रणनीतिक संरेखण और वैश्विक साझेदारी, इन पर चर्चा करेंगे। फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान सहयोग के क्षेत्र क्या हैं, भविष्य के लिए क्या रणनीतिक महत्व है ऑस्ट्रेलिया का भारत के लिए और भारत का ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अंत में हम देखेंगे कि दोनों देशों के बीच में संबंधों में क्या चुनौतियां हैं और किस तरीके से सुझाव हम दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं दोनों देशों के बीच संबंधों का आज के परिप्रेक्ष्य में कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रसंग क्या है। जैसा कि आपने देखा कि हाल ही में 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा में रहे। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के इतिहास में यह यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि उनका संबंध केवल द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली व्यापक वैश्विक साझेदारी का रूप ले रहा है। मोदी की यात्रा जो हुई ऑस्ट्रेलिया की, उस यात्रा में 18 फैसले लिए गए जिनका संबंध रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से है और जो साइबर सुरक्षा से लेकर के रणनीतिक साझेदारी तक फैले हुए हैं। अब बात आती है कि इस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ। तो सबसे पहली बात कि इस यात्रा में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलियाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ में तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लिया, जहां दोनों देशों के शीर्ष व्यापारियों और नेताओं ने भागीदारी की। तो यह यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा के तौर पर रही। इस यात्रा में जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, जिसको हम इस यात्रा के दौरान देख सकते हैं, वो है मेलबर्न में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को 3 प्राचीन धरोहरें वापस करने की घोषणा की गई है। यह फैसला 9 जुलाई 2026 को
भारतीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के एंथनी अल्बनीज और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक कलाकृतियां तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों से जुड़ी हुई हैं और फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के सांस्कृतिक संस्थानों में ये सुरक्षित रूप में रखी हुई हैं। मतलब जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें भारत भेजा जाएगा। इन धरोहरों में तमिलनाडु के श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर जो कोलू मुंगड़ी में है वहां से जुड़ी हुई है। वहां से जुड़ा एक देवी भद्रकाली की आकृति वाला धातु का त्रिशूल है और 13वीं से 16वीं शताब्दी की नंदी की पत्थर की प्रतिमा जो आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा 11वीं शताब्दी के चोल काल की 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय जिनको षणमुख कहा जाता है उनकी पत्थर की मूर्ति है जो लौटाई जाएगी, जो तंजावुर के नागनाथ स्वामी मंदिर की है। शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक विरासत का सम्मान और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी का एक अहम हिस्सा है। तो इस यात्रा में यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अब इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण निर्णय है और वो है मेलबर्न मीट्स मोदी। मेलबर्न के प्रसिद्ध मार्बल स्टेडियम, इसमें एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसको मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम का नाम दिया गया है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ऐसा माना जाता है कि लगभग 30,000 लोग, विशेषकर भारतीय समुदाय के लोग यहां पर मौजूद रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अनेक स्टेटमेंट यहां पर ऐसे दिए जो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ नजदीकियों को स्पष्ट करते हैं। अल्बनीज साहब ने मेलबर्न मीट्स मोदी में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे प्रिय मित्र, शानदार मेलबर्न में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया के सच्चे मित्र और मेरे बेहद प्रिय मित्र के रूप में मैं आपकी मेजबानी करने के लिए सम्मान महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में जितने भी मौजूद लोग हैं उनकी ऊर्जा स्पष्ट कर रही है कि किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध मजबूती की तरफ जा रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा था। मोदी और अल्बनीज साहब ने उनका अभिवादन किया। तो इस तरीके से ये मेलबर्न मीट्स मोदी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति साबित हुई है। यहां पर बहुत सारे लोगों ने मोदी साहब से मुलाकात की। हालांकि इस मीट को लेकर के भारत में कुछ स्टेटमेंट भी ऐसे आए जो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से नहीं आने चाहिए, उनको उचित नहीं माना जाता है। जैसे कि कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री राहुल गांधी और पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को चुभे। इन्होंने कहा कि मेलबर्न मीट्स मोदी में लोगों को पैसे देकर के बुलाया गया। पवन खेड़ा साहब ने तो एक वीडियो पोस्ट करके कहा कि मोदी के स्वागत में लाए गए
बहुत सारे भाड़े के एनआरआई हैं जो वहां पर लाए गए हैं। ये एक स्टेटमेंट उन्होंने शेयर किया। हालांकि जो अप्रवासी भारतीय हैं वहां के, उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिख करके माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा बयान भारतीय ऑस्ट्रेलियाई समुदाय का अपमान है। इसका खर्च किसी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है और ना ही किसी राजनीतिक दल के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देना उचित नहीं है। खैर, ये सब बातें हुई इस यात्रा के कॉन्टेक्स्ट के तौर पर। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की पृष्ठभूमि को लेकर के, उसकी भूमिका को लेकर के कि कब दोनों देशों के बीच रिलेशन शुरू हुए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत तो 1941 में ही हो गई थी, किंतु लंबे समय तक दोनों देशों के संबंध बहुत सीमित रहे, केवल व्यापार और राष्ट्रमंडल तक ही सीमित हुआ करते थे। 21वीं शताब्दी में विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और ऊर्जा सुरक्षा जैसी चुनौतियों ने दोनों देशों को एक दूसरे का स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनने की ओर आमंत्रित किया। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक सामरिक रणनीतिक संरेखण, या यूं कहा जाए कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम दोनों देशों के कूटनीतिक विकास की बात करें कि दोनों देशों का कूटनीतिक विकास किस तरीके का रहा है, तो आरंभिक चरण में भारत और ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक संबंध 1941 में शुरू हुए, लंबे समय तक दोनों सीमित रहे। 21वीं सदी में दोनों देशों के बीच संबंधों में उन्नति आई। इसके बाद आज ये संबंध स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट तक पहुंच गए। अगर बात की जाए भारत ऑस्ट्रेलिया का कूटनीतिक संबंधों का विकास, तो यह यात्रा शुरू होती है 1941 में। औपचारिक संबंध 1944 में स्थापित हुए, आजादी से पहले। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद घनिष्ठ संबंधों की शुरुआत हुई। राजनयिक संबंधों को नई मजबूती देने के लिए 1971 एक महत्वपूर्ण स्थिति रही जब नियो को स्थापित किया गया। लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत 2009 से आरंभ हो गई। 2014 में दोनों देशों के बीच में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ा। व्यापक रणनीतिक साझेदारी 2020 में स्थापित हुई और अब रणनीतिक साझेदारी का संस्थाकरण का दौर चल रहा है। अगर हम इस पूरी यात्रा को 1941 से लेकर के और आज तक देखें, तो मुख्य तौर पर हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। पहला, प्रारंभिक चरण 1941 से 1998 तक। इस चरण को हम सीमित सहयोग कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक लंबा समय रहा है 1941 से 98 तक, जब रिलेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। मतलब स्वतंत्रता के बाद से केवल कुछ क्षेत्र में शिक्षा, सीमित व्यापार और राष्ट्रमंडल, यहीं पर सहयोग होता था। और ऐसे सीमित संबंधों का एक कारण भी था। कारण यह था कि भारत ने आरंभ से ही गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया का झुकाव शुरुआत से ही पश्चिमी देशों के साथ निकटता पर रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देशों के साथ निकट रहा है और भारत एक नॉन अलाइन मूवमेंट और ऑटोनॉमस डिप्लोमेसी की तरफ रहा, जिस कारण से हमारे संबंध बहुत ज्यादा
तेज नहीं हो पाए। लेकिन वर्ष 2000 के बाद से 2014 तक एक निकटता का दौर आया। आर्थिक सुधारों के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई। वर्ष 2009 में ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए गए और 2014 में असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसने संबंधों को एक रणनीतिक दशा प्रदान की और आर्थिक सहयोग और व्यापार में निवेश बढ़ा। इसके बाद तीसरे स्तर पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी जो वर्ष 2020 में शुरू हुई और वर्तमान तक यह स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2020 में दोनों देशों ने कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब CSP को स्थापित किया। इसके बाद रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, ऊर्जा, रेयर अर्थ और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व सहयोग बढ़ा। और अभी जो जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा हुई है, इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक संस्थागत कर दिया है। तो आज की स्थिति में अगर देखा जाए कि हम एक संस्थागत स्थिति पर पहुंच रहे हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि आज के दौर पर भारत ऑस्ट्रेलिया सामरिक रणनीतिक संरेखण और वैश्विक साझेदारी किस प्रकृति की है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया न केवल द्विपक्षीय सामरिक रणनीतिक संरेखण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात बायलैटरल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ही मात्र नहीं है दोनों देशों के बीच में, बल्कि इनके बीच में जो संबंध विकसित हो रहे हैं वो एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के तौर पर विकसित हो रहे हैं। और इस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के बहुत सारे प्रमाण हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनमें तमाम तरीके की स्थितियां हैं। अगर हम भारत ऑस्ट्रेलिया वैश्विक रणनीतिक संरेखण की बात करें तो सबसे पहली बात आती है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा रणनीति। दोनों देश स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित इंडो पैसिफिक मतलब फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। चीन की विस्तारवादी नीतियों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से रक्षा और सैन्य सहयोग का भी विस्तार हुआ है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों के बीच ऑस इंडेक्स, मालाबार युद्धाभ्यास ये संयुक्त रूप पर आयोजित किए जाते हैं। रक्षा उद्योग सहयोग, सैन्य रसद सहयोग, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान में आपसी सहयोग विकसित हो रहा है। और अभी जो हाल ही की यात्रा हुई है प्रधानमंत्री की, उसमें रक्षा सहयोग को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है। मतलब एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। ये जो सामरिक रणनीतिक संरेखण है, ये बहुपक्षीय मंचों पर भी समन्वय स्थापित कर रही है। दोनों देश अनेक मंचों पर एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, चाहे वो G20 हो, ईस्ट एशिया समिट हो, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन हो या कॉमनवेल्थ हो। और सबसे महत्वपूर्ण तो क्वाड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये क्वाड के महत्वपूर्ण पिलर हैं, जिन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला मतलब सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन पर सहयोग विकसित किया है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि
एक मल्टी अलाइनमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ और ऊर्जा सुरक्षा की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ का प्रमुख उत्पादक है। यह सब अभी आप सभी लोग जानते भी होंगे। जबकि भारत इन संसाधनों का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। तो दोनों देश क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप के माध्यम से ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और रक्षा उद्योग के लिए सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला विकसित कर रहे हैं। इससे चीन पर निर्भरता भी हमारी कम होगी। हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा संक्रमण में सहयोग दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर सकेगा। जलवायु लक्ष्यों की दिशा में भी महत्वपूर्ण भागीदारी बनेगी हमारी। यह भी स्पष्ट करता है जो रेयर अर्थ और एनर्जी के क्षेत्र में हमने सहयोग विकसित किया, जो आज के परिप्रेक्ष्य में सामरिक संरेखण की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में तो सहयोग हमारा बढ़ ही रहा है। दोनों देश इस क्षेत्र में, चाहे वो समुद्री मार्गों की रक्षा हो, चाहे समुद्री डकैती के विरुद्ध अभियान हो, अवैध मछली पकड़ने के विरुद्ध अभियान हो, आतंकवाद हो, समुद्री लुटेरे हो, इन सब से निपटने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और संयुक्त नौसैनिक गश्ती से दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता को और मजबूत करने के प्रयास किए हैं। आर्थिक एवं तकनीकी साझेदारी भी दोनों देशों के बीच बढ़ रही है। ईसीटीए और जो सीका है, इसके माध्यम से दोनों देश व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग की नई ऊंचाइयां प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक शासन पर भी दोनों देशों का समान दृष्टिकोण है। दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। दोनों रूल ऑफ लॉ, संप्रभुता, अंतरराष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद का समर्थन करते हैं। चाहे आप G20 देख लीजिए, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन देख लीजिए, ईस्ट एशिया समिट है, कॉमनवेल्थ, इन सभी मंचों पर दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। तो ये सब के सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने संबंधों को मजबूत किया है। अब बात कर लेते हैं हम कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं। अभी जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, उस यात्रा के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में हमने सहयोग को आगे बढ़ाया। 4-5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमारे सहयोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, जिनमें सबसे पहला क्षेत्र सामरिक और रक्षा सहयोग है। सामरिक और रक्षा सहयोग में अगर देखें तो संयुक्त रक्षा और सुरक्षा सहयोग की घोषणा की है। यह समझौता वर्ष 2009 की सुरक्षा घोषणा का एक अद्यतन रूप है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया कि रक्षा संबंधों को नई दिशा प्रदान करता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और इन सब चीजों को बढ़ाया जाएगा। यह जो समझौता हुआ है, संयुक्त रक्षा और सुरक्षा सहयोग घोषणा, इससे रक्षा बलों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी पर जोर दिया जाएगा। समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति है। दूसरा, समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोड मैप, जिसको MSCR कहा जाता है। इस रोड मैप का उद्देश्य हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत समुद्री क्षेत्र में निगरानी, मतलब मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, नौसैनिक सूचना साझाकरण, समुद्री डकैती, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
और मजेदार बात यह है कि यह जो समझौता हुआ, इससे भारत की सागर नीति और ऑस्ट्रेलिया की इंडो पैसिफिक रणनीति को व्यवहारिक आधार प्राप्त होगा। एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की तरफ हम आगे बढ़ सकें। इसी तरीके से तटरक्षक बलों के बीच में भी समझौता हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री सीमा कमान, जिसको एमबीसी कहा जाता है, उसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत आईसीजी मतलब इंडियन कोस्टल गार्ड और एमबीसी के बीच समुद्री कानून प्रवर्तन, रीजनल अवेयरनेस और समुद्री सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग स्थापित किया जाएगा। प्लस ऑस्ट्रेलिया में अब भारत का एक सैन्य प्रशिक्षक भी तैनात किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 2028-29 के लिए ऑस्ट्रेलिया के रक्षा महाविद्यालय में एक भारतीय सैन्य प्रशिक्षक के लिए आमंत्रण भेजा है। मतलब वर्ष 2028-29 में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा महाविद्यालय में एक भारतीय सैन्य प्रशिक्षक भी तैनात किया जाएगा, जिससे सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ेगा। तो आप देखो कि सामरिक और रक्षा सहयोग में ये 4 महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। इसके बाद व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक सहयोग अर्थात कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन को शीघ्रता से अंतिम रूप देने की घोषणा की है। साथ ही द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर भी सहमति प्रकट की है। सीका समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, यह आप सभी जानते हैं। निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे और आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी अधिक सुरक्षित और लचीला बनाया जा सकेगा। इससे दोनों देशों के आर्थिक संबंध और अधिक व्यापक और दीर्घकालिक हो सकेंगे। महत्वपूर्ण खनिज मतलब क्रिटिकल मिनरल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई और उन्नत विनिर्माण में भी आपसी सहयोग बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के द्वारा भारत के अवसंरचनात्मक क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश की भी घोषणा की गई है। एक और मजेदार बात है, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और परमाणु सहयोग में सहमति बनी है दोनों देशों के बीच में। अगर हम बात करें असैन्य परमाणु सहयोग समझौते की, असैन्य परमाणु सहयोग समझौते, तो प्रशासनिक कार्यान्वयन पर सहमति स्पष्ट हो गई है। मतलब फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके माध्यम से 2014 के भारत ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु समझौते को पूर्ण रूप प्राप्त हो गया। अब इसका परिणाम यह होगा कि ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की नियमित आपूर्ति प्राप्त हो सकेगी। इससे भारत के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। यह समझौता भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार को और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेगा। ऊर्जा क्षेत्र में अगर आप देखें तो ऊर्जा सुरक्षा में 2 महत्वपूर्ण सहयोग हमारे हुए हैं। एक तो भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया है, मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। इस संयुक्त वक्तव्य का उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और विश्वसनीय ऊर्जा साझेदारी स्थापित करना है। मतलब इसके तहत स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लो कार्बन टेक्नोलॉजी और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्राप्त हो सकेगी। यह समझौता भारत के ऊर्जा संक्रमण, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा
और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को गति प्रदान करेगा। इससे आपको मालूम है कि भारत का जो वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, उसको भी ये मदद करेगा। इसके बाद रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी, सोलर एकेडमी का जो है वो भी मजबूत होगी। रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी का संचालन हमने किया है। आपको पता होगा कि पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और जल विभाग और भारत की हरित ऊर्जा क्षेत्र कौशल परिषद और रीन्यू ऑस्ट्रेलिया का, इनके सहयोग से यह स्थापित और संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2000 महिलाओं और युवाओं को सोलर टेक्नोलॉजी से अवगत करवाना। इससे फायदा क्या होगा कि जो जनवरी 2024 में पीएम सूर्य घर योजना और भारत की हरित ऊर्जा यात्रा नीतियों की शुरुआत हुई थी, उसको भी इससे मजबूती प्राप्त होगी। अब बात आती है महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति में भी सहयोग बढ़ा है। अभी वर्ष 2026 जुलाई में जो प्रधानमंत्री की यात्रा हुई, वहां पर क्रिटिकल मिनरल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को सुनिश्चित करेगा। इन खनिजों का उपयोग आप जानते हैं कि बैटरी के निर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रक्षा उपकरण और तमाम प्रकार के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है। तो ये जो सहयोग है, ये भारत की विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, इसको मजबूत करेगा। और महत्वपूर्ण बात और है कि चीन पर निर्भरता को भी कम करेगा। तो ये जो मिनरल एग्रीमेंट है हमारा, ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके बाद शिक्षा, नवाचार और जनसंपर्क पर भी सहयोग स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में अनेक समझौते हुए। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते के तहत उच्च शिक्षा, अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई जिसको कहते हैं आप, स्किल डेवलपमेंट, इन सब क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। इससे छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच में आदान प्रदान किया जाएगा। जो आपको पता है कि अल्बनीज ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय प्रवासी समुदाय दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है, ये यहां पर और ज्यादा जीवंत प्राप्त कर सकेगा। तो दोनों देशों के बीच में ये पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक अच्छे समझौते की तरफ आगे बढ़े हैं। कई विश्वविद्यालय हैं जो आपस में सहयोग स्थापित कर रहे हैं। जैसे आपको फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय है, उसको बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने ऑस्ट्रेलिया के कौशल गुणवत्ता प्राधिकरण के बीच में भी आशय पत्र सौंपा है। एक और फिल्म क्षेत्र में अगर आप देखें तो सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता का और ग्रिफिथ फिल्म स्कूल साउथ ब्रिस्बेन में है, इनके बीच में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ऐसे तमाम तरीके के ऐसी चीजें हुई हैं जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। अब बात आती है कि दोनों देशों के बीच में ये जो मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी आ रही है, वैश्विक साझेदारी आ रही है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों को और किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। भविष्य के लिए दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति रणनीतिक महत्व क्या है। तो आप सब जानते हैं कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी
और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स, जिसके तहत भारत ने बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया है, उन्हें मजबूती प्राप्त होगी। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत की केंद्रीय भूमिका है। तो दोनों देशों के बीच में एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बन रहा है। चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच में भी संतुलन स्थापित होगा। चीन को संतुलित करने के लिए आपसी सहयोग विकसित किया जा सकेगा। वैश्विक ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा। हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक रणनीतिक संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। तो दोनों देशों का एक दूसरे के लिए बहुत महत्व है, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी संबंध चुनौतियों से इतर नहीं होता। हर संबंध में कोई ना कोई चुनौतियां जरूर होती हैं। तो स्वभावतः भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में भी अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण समस्या तो हमारी यह है कि दोनों देशों के बीच में अभी भी रणनीतिक एवं भू राजनीतिक मतभेद हैं। आप देखिए कि भारत की रणनीति हमेशा से आरंभ में गुटनिरपेक्षता की थी और आज रणनीतिक स्वायत्तता की नीति है। भारत औपचारिक सैन्य गठबंधनों से हमेशा दूरी बनाए रखता है, जबकि दूसरी तरफ आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा संरचना मुख्य रूप से अमेरिकी गठबंधन प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है, ऑकस जैसे संगठनों पर निर्भर है। तो एक तरीके से रणनीतिक भिन्नता दोनों देशों के बीच में है। दूसरी बात, दोनों देशों की सुरक्षा प्राथमिकताओं में भी अंतर है। अगर हम भारत के बारे में देखें तो भारत को स्थलीय और जलीय दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर महाद्वीपीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में भी समुद्री चुनौतियां हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया का मुख्य ध्यान पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में समुद्री खतरों पर केंद्रित रहता है। अगर बात की जाए चीन की, तो चीन पर ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण आर्थिक निर्भरता है। दोनों देशों के बीच में गहरे रणनीतिक सामंजस्य की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाती है। भारत की भी निर्भरता चीन पर है, लेकिन दोनों की निर्भरताओं में अंतर है। तो रणनीतिक एवं भू राजनीतिक मतभेद अभी भी दोनों देशों के बीच में विद्यमान है। भारत रणनीतिक स्वायत्तता को इंपॉर्टेंस देता है, सुरक्षा प्राथमिकता में एलएसी और हिंद महासागर है, औपचारिक सैन्य गठबंधन से दूरी रखता है। जबकि इधर ऑस्ट्रेलिया में आप देख लीजिए, अमेरिकी गठबंधन प्रणाली और ऑकस के नजदीक है, सुरक्षा प्राथमिकता में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र है और चीन पर आर्थिक निर्भरता। अब दूसरी बात करें, आर्थिक और व्यापारिक चुनौतियां भी दोनों देशों के बीच में है। जैसे ईसीटीए के बावजूद भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। और इसका महत्वपूर्ण कारण भारत के संवेदनशील एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सब क्षेत्र रहे हैं जहां पर भारत कृषि, डेयरी और क्षेत्रों पर किसी को आने देना नहीं चाहता है। तो ये एक समस्याएं रही हैं। इसके बाद कोकिंग कोल और एलएनजी पर भारत की निर्भरता को लेकर के भी ऑस्ट्रेलिया ऑब्जेक्शन करता है। कठोर स्वच्छता और पादप स्वच्छता मानक, ये सब चैलेंजेस इकोनॉमिकली रहे हैं। आपूर्ति श्रृंखला संबंधी भी बाधाएं रही हैं, जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में अभी भी चुनौतियां बनी हुई हैं। अब शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम, कोबाल्ट जैसे रेयर अर्थ हैं, उनके विशाल भंडार हैं, लेकिन
सीमित घरेलू प्रसंस्करण और शोधन क्षमता के कारण इन संसाधनों का एक बड़ा भाग अभी भी चीन केंद्रित रिफाइनिंग आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। तो प्रोसेसिंग की एक बड़ी समस्या है और यह स्थिति भारत और ऑस्ट्रेलिया की वास्तविक रूप से सुरक्षित और विविधीकरण महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण की क्षमता को सीमित करता है। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी समस्याएं रही हैं। जैसे आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया में अनेकों बार मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं दिखाई दी हैं। अलगाववादी खालिस्तानी वहां पर सक्रिय रहते हैं और समय समय पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये समस्याओं को क्रिएट करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि सम्मेलन के दौरान बाहर स्टेडियम के बाहर अलगाववादी नारे लगा रहे थे। तो भारत इन गतिविधियों को संवेदनशीलता से देखता है और कई बार जब भारत ऑब्जेक्शन करता है कि आपके यहां पर बहुत सारे अलगाववादी हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इसको अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर देखता है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभिव्यक्ति की आजादी और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, इनके बीच संतुलन स्थापित करना एक बड़ी समस्या है। तो कुछ चुनौतियां हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए काम करना चाहिए। मतलब हर संबंध के लिए कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं। तो हम और आगे की दिशा में अगर काम करते हैं तो अच्छी स्थिति बन सकती है। जैसे हमें आर्थिक एकीकरण को और सुदृढ़ करना चाहिए, विशेषकर पारस्परिक मान्यता समझौतों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया की स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी बाधाओं का समाधान किया जा सकता है। दोनों देशों के लिए जरूरी होगा सीका को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएं और सीका आगे बढ़ जाएगा तो आर्थिक एकीकरण और मजबूत हो जाएगा। टैरिफ दर, कोटा और सुरक्षा उपायों के माध्यम से भारत के संवेदनशील कृषि और डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, विशेषकर रेयर अर्थ के क्षेत्र में। तो कच्चे खनिजों के व्यापार से आगे बढ़ते हुए हमें अब रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग अवसंरचनाओं में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव्स का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हम रक्षा और समुद्री सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसे अभी जो समझौते हुए JDDSC है, MSCR है, इनको और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है ताकि हमारा समुद्री क्षेत्र में रक्षा और सहयोग को और बढ़ाया जा सके। परमाणु और ऊर्जा सुरक्षा को भी सुदृढ़ करने के लिए काम करने चाहिए। जैसा कि अभी वर्ष 2026 में अभी हमने परमाणु ऊर्जा को व्यवहारिकता प्रदान की है, इसे तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रवासी समुदाय और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का प्रबंधन करने की जरूरत है ताकि भारत की सुरक्षा को ध्यान में रख करके काम किया जाए। चरमपंथी गतिविधियों, अलगाववादी तत्वों और भारतीय राजनयिक और सांस्कृतिक संस्थानों पर होने वाले हमलों को रोकने में ऑस्ट्रेलिया को काम करना चाहिए। सामुदायिक संवाद बढ़ाने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच में कानूनी सहायता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत किया जा सकता है और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध अब केवल द्विपक्षीय सहयोग तक सीमित नहीं है। हाल की जो जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई है तृतीय शिखर वार्ता के लिए, उसने दोनों देशों के बीच में सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला,
ग्लोबल गवर्नेंस आदि क्षेत्रों को और आगे बढ़ाया है। तो यह साझेदारी दोनों देशों के बीच में एक ग्लोबल पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ रही है। यह साझेदारी इंडो पैसिफिक की स्थिरता, वैश्विक आर्थिक लचीलापन और नियम आधारित विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली है। तो दोनों देशों के बीच संबंध जहां 1990 के दशक तक बहुत सीमित थे, वहीं अब धीरे धीरे वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यह एक स्थिति हुई। आप इसको लेकर के प्रश्न भी लिख सकते हैं। एक दो प्रश्न मैंने यहां पर दिए हुए हैं जिनको आप लिखने की कोशिश कीजिए। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का विश्लेषण कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भारत और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक संबंध एक वैश्विक साझेदारी के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। एक और प्रश्न लिख सकते हैं आप, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कूटनीतिक संबंधों के विकास का विश्लेषण करते हुए बताइए कि आज किस प्रकार दोनों देश सामरिक रणनीतिक संरेखण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यह हुआ हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समग्र विश्लेषण। आप लोगों को कैसा लगा और आंसर लिखा, यह सब आप मुझे भी कमेंट में बता सकते हैं। कैसी आपकी तैयारी चल रही है, आपको किन टॉपिक्स पर जरूरत है, वो टॉपिक्स भी आप लिख सकते हैं जिस पर मैं आपको यथासंभव वीडियो बना करके उपलब्ध करवा सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।